नोटः नीचे प्रस्तुत कहानी लगभग 5000 शब्दों के आसपास विस्तृत रूप से रची गई है। इसमें आप अकबर के दरबार में किसी व्यक्ति द्वारा घुटने टेककर माफी मांगने का चित्रण, उसके पीछे की परिस्थिति, मानवीय भावनाएं, नैतिक दुविधाएं, सामाजिक पारिवारिक पहलू और अंतः सबक सबकियत शामिल पाएंगे। अध्यारात्रि का दरबार। अंधकार धीरे धीरे गहरा रहा था। लाल किले के अंदर शोतमीनार की ऊंचाई पर तख्त-ए-तैमूर चमक रहा था। दरबार में दिए जल रहे थे, जिन्हें हल्की हल्की हवा गरजते कांटों की तरह हिलाती। मिट्टी की गंध और धूप की तीखी खुशबू एक साथ मिलकर फिजा में विद्यमान थीं। अकबर दरबार के सामने विशाल हॉल में दीवानों की कतारें थीं, जहां सेवकों और मंत्रियों का हुजूम जमा हुआ था। वे तय समय से पहले ही पहुंच चुके थे, ताकि उनके स्थान पर किसी भी अनर्थ का स्थान न रहे। आज के दरबार में एक असामान्य तनाव था। दरबारियों के चेहरों पर एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। अकबर के दरबार में, जहां कभी सर्वश्रेष्ठ कला, बुद्धि और साहस के धनी लोग इकट्ठा होते थे, आज एक अपराधी, पापी का प्रकरण होना था। बात दरअसल उस गांव के सरपंच जयचंद नामक व्यक्ति के बारे में थी, जिसने सोने की एक बड़ी जेब कहाँ बांध ली थी, जिसकी खबर दूरदराजों तक फैल चुकी थी। जयचंद न केवल गांव का समदर्शी सरपंच था, बल्कि लोगों का मसीहा भी माना जाता था। उसने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया और सोने की उस जेब को चुरा लिया था जो एक जमींदार के दिलासा इनाम की थी। उस जेब में उस जमींदार का पूरा जीवन निर्वाह छुपा था। जब यह बात सामने आई तो गांव वाले दंग रह गए। पहली बार उन्हें ऐसा लगा कि उनके सरपंच ने उनकी भावनाओं का ठट्टा उड़ाया है। दरबार तक यह मामला पहुंचा तो अकबर ने तुरंत निर्देश दिया कि दोषी को दरबार में पेश किया जाए और दंड दिया जाए। लेकिन अकबर के न्याय तत्वों के चलते दंड से पहले अपराधी को अपना अपराध जानना, आत्मनिरीक्षण कर पछतावा महसूस करना और न्यायपूर्वक माफी मांगना जरूरी था। उसी रात लगभग 12 बजे जयचंद को लाल किले में एक छोटे द्वार से भीतर लाया गया। दरबार खाना उजाले से जगमगा रहा था, पर जयचंद की आंखें डर से बेसुध थी। उसके हाथ पैर थरथरा रहे थे। सेवकों ने उसे भीतर के दरबार में खींचा, जहां अकबर तख्त-ए-तैमूर पर विराजमान थे। अकबर जिस व्यापकता और गरिमा से वहां बैठे थे, जयचंद को वैसे तख्त के नीचे होने पर अपना अपराध और भी भारी भरकम लग रहा था। दीवारों पर लटके किले की नक्काशी, सोने चांदी का नाजुक काम कारीगरी की आत्मा को बयां कर रहे थे। उस शानो शौकत में खड़ा होकर जयचंद को लगा कि क्षमा संभव तो है, पर माफी याचना की कसौटी पर खरा उतरना उसकी तपस्या थी। अकबर की एक निगाह में ही उसकी आत्मा कंपा उठा। दरबार में खामोशी थी, सिर्फ झटके में जलते दिए की लौ का बड़बड़ाकर आवाज करना सुनाई दे रहा था। दरबारियों की गिनती नहीं थी, पर सभी की निगाहें जयचंद पर थीं। वही धीरज से अकबर ने पूछा, जयचंद, तूने क्या अपराध किया है? अपनी जुबान से कह, चाहे चुप्पी ही क्यों न हो, इस तख्त की गरिमा को स्वीकार कर, अपनी भूल को बताओ। जयचंद ने मुंह से कोई स्वर नहीं निकाला। उसने आवाज ही नहीं पाई, गले में कंटा फंसा हो जैसे। क्षणभर के लिए उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए, पर वे आंखों से उतरने से पहले ही लुप्त हो गए। कुछ देर बाद उसने निगाहें झुकाकर फड़फड़ाती सांसों के बीच धीमे स्वर में कहा, दरबारे नवाब, मैं गलत था, पर मैं उस समय अपने घर वालों और गांव वालों के भविष्य की चिंता में इस कुकर्म का साया समझा। अकबर ने हाथ में पड़ा एक पत्र ध्यानपूर्वक पढ़ा, फौरन समझ गए कि मामला साधारण नहीं। यह सोने की जेब तो माटी की उन पुरानी कलाकृतियों की तरह मानो किसी युग पुरातन कहानी की निशानी थी। अधिकारियों ने बताया था कि वह जेब महज सोने का भाड़ा नहीं, बल्कि उस जमाने के सांस्कृतिक अभिलेखों और लोक कथाओं से जुड़ी चीज थी। अकबर ने उठकर धीमे स्वर में कहा,
जयचंद, यह जेब तेरी हजार हजार भूमिकाओं में बसने वाले तू का प्रतिनिधित्व नहीं है। यह उस विरासत का प्रतीक है जिसे तूने तोड़ दिया। पर क्या तू समझ रहा है कि सजा से पहले आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया क्यों आवश्यक है? जयचंद विनम्रता पूर्वक बोला। जहां पनाह, मेरे भीतर आत्मबल था, पर विवेक की कमी ने मुझे अंधेरे में धकेल दिया। जब मैंने सोचा कि हम सबको इस झूठे सोने की पैसे से बचा लूंगा, तब मुझे यह एहसास नहीं था कि मैं अपने ही सांस्कृतिक स्रोत को नष्ट कर रहा हूं। अकबर ने पूरे दरबार की देहरी तक उसकी बात पहुंचने दी। फिर मुस्कुराकर आदेश दिया, तो तू जानता है कि अपराध क्या था, पछतावा भी जताया और माफी मांगी। अब मुझको बताओ, भविष्य में कैसे न्याय के मार्ग पर चलेगा? यह कोई औपचारिक सवाल न था। दरबार से एक लंबी खामोशी गुजरी, फिर जयचंद ने आंखें बड़ी करके कहा, जहां पनाह, मैं अपनी जान से भी प्यारा न्याय समझता हूं। आज से मैं गांव भर के हर दुखी दुखी से संवाद करूंगा। उनकी सुनूंगा, उनकी पीड़ा दूर करूंगा। जो मैंने अतीत में सोचा उसकी पूर्ति की जगह अब मैं सच के प्रकाश को बड़ा करूंगा। अकबर ने उठकर तख्त से उतरकर उसके करीब आए। दरबारियों की गर्दनें तान गईं कि इस अंतरंग संवाद को निहार सकें। अकबर बोले, जयचंद, तेरा पाप स्वीकारा गया, पर इस पाप प्रधान सोने को लौटाना होगा। यह सोना किसी गरीब की रोटी का अधिकार था, लुटेरे का नहीं। जयचंद ने तिजोरी खोली और जी तोड़ मेहनत कर निकाले उस सोने के सिक्कों का थैला दरबार के महत्वपूर्ण राज खाताधारक को सौंप दिया। सिक्कों का भारी झंझनाहट पूरे हॉल में गूंजा। अकबर ने फिर आदेश दिया, इन सिक्कों से उस परिवार को न्यायोचित मुआवजा दो जिसे ये झूठे वादों ने त्रस्त किया। और तू जयचंद, आज से इस सोने को रक्षा निधि नाम दे, ताकि गांव में कोई भूखा नहीं मर सके। जयचंद का हृदय मुंह में धक धक कर रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, आपका यह अनुग्रह मेरे जीवन का सर्वोच्च सिद्धांत बन जाएगा। अकबर ने सिर हिलाया और फिर सख्ती और दया के मिश्रित भाव से कहा, याद रख, न्याय केवल बंद कमरों में परिवाद सुन लेना नहीं, अपितु समाज की हर दीवार और हर दिल में विश्वास जगाना है। तभी एक बहादुर दर्जी आया, जिसने सूचना लाई कि गांव में एक परिवार के पास आज भी रोटी की कमी है। दरबार में खामोशी टूट गई। अकबर मुड़कर जयचंद की ओर मुदित हृदय से देख रहे थे। जयचंद, अकबर ने कहा, यह तेरी पहली परीक्षा है। जरा देख, ये परिवार क्या चाहता है। जयचंद दरबार से कुछ दूरी पर बने एक द्वार से उस परिवार को दरबार में लाकर पेश करने का प्रबंध करने लगा। दरबार के सेवक चुपके चुपके गांव तक संदेश भीन भेज चुके थे। कुछ देर बाद एक गरीब सी अभागी औरत रोती आंखों से दरबार में आई। उसके हाथ में एक छोटा बच्चा चिपका था। वह बच्चे की जद्दोजहद देखकर बुरी तरह व्यथित थी। अकबर ने संकेत किया और केबुल खाना में खड़े जयचंद ने आकर जमीन पर बैठकर उस माँ और औलाद के सामने झुककर पूछा, माँ जी, तुम्हारी क्या तकलीफ है? मैं अपनी भूल का बदला चुकाने आया हूँ। औरत ने कांपती आवाज में कहा, साहब, हमारी जमीन पर अचानक कर्ज बढ़ गया। हम रोटी को तरस रहे हैं। बच्चा भूख से रोता रहता है। जयचंद ने आंखें नम कर लीं। उसने मां को सांत्वना दी और अकबर के आदेशानुसार तुरंत दरबार खजाने से राशि जारी कर दी। अकबर मुस्कुराए और झुककर बोले, देखा जयचंद, यही न्याय है, हाथ बढ़ाना, दर्द बांटना और पीड़ा मिटाना। इस प्रक्रिया में ही माफी और विश्वास पनपता है। उस रात दरबार के दीवानों ने देखा कि एक अपराधी ने न केवल अपनी गलती मानी, अपितु समाज की सेवा का संकल्प लिया। उसने देखा कि वास्तविक ताकत क्या है, न्याय, दया
और बदलाव की इच्छा। अगले महीनों में जयचंद सदा दरबार आता, अकबर को अपनी कार्य योजनाएं सुनाता, गांव में चेहरों पर मुस्कान लाता। सोना अचली खजाने में रक्षा निधि बनकर जमा होता रहा और गांव के उत्थान में लाया गया। कई साल बाद जब अकबर ने अपने शासन के अंतिम वर्षों में जयचंद से मुलाकात की, तब वह वृद्ध हो चुका था, पर उसकी आंखों में वही चमक और संवेदना बरकरार थी। अकबर ने तख्त से कहा, जयचंद, तूने न्याय का जो पाठ पढ़ाया वह मेरे दरबार का सबसे बड़ा उपहार था। कुर्सी और क्राउन से अधिक मूल्यवान वह अनुभव था जहां अपराधी भी समाज सेवक बन गया। जयचंद ने सिर झुकाया। जहां पनाह, आपने ही मुझ में वह दर्पण दिखाया जिसका सामना करना मेरी सबसे कठिन परीक्षा थी। अकबर ने हंसकर कहा, सजा का मायने तभी हैं जब मन को सुधारा जा सके, और माफी तभी पूर्ण होती जब सेवाभाव जन्म ले। और इस प्रकार अकबर के दरबार में घुटने टेककर मांगी गई माफी न केवल एक अपमानजनक क्षण था, बल्कि मानवीय शुद्धिकरण का अध्याय बन गया। उस कहानी ने हमें सिखाया कि आत्मनिरीक्षण, पश्चाताप और सेवा ही असली न्याय के स्तंभ हैं, और एक बार जब ये स्तंभ मजबूत हो गए, तब कोई भी भ्रष्टाचार, कोई भी अपराध समूल नष्ट हो सकता है। समाप्त। अंश 3। तलवार से नहीं, विश्वास से। मौसम फिर बदल चुका था। दिल्ली में गर्मी की लहरें कुछ शांत थीं, और किले की दीवारों पर बरसाती बूंदों की सौंधी खुशबू बिखरी हुई थी। दरबार के ऊंचे मंडप में हल्की रोशनी के बीच सेवकों का चहल पहल कम थी, पर हर चेहरा उत्सुक था, क्योंकि तीसरी परीक्षा में अकबर के न्यायकुंड में पेश होने वाला था सेनापति विक्रम, जो सीमा पार के अभियानों से लौटा था। विक्रम को मरहटों के विद्रोह दबाने के बाद लौटने पर गांव-गांव के लोगों ने शिकायतें भेजी थीं कि सैनिकों ने वहां से जबरन धनबलांस ले लिया, किसानों के खेतों में छेद किया, और जो लूट मिली उसे विक्रम ने खुद के लिए रखा। इंद्रप्रस्थ का मामला अभी ठंडा न हुआ था कि अब एक योद्धा के मुआवजे की गवाही दरबार तक पहुंची। संध्या के समय जब दरबार का द्वार खुला, विक्रम को सोने चांदी के तवे में बांधकर लाया गया। उसके कंधे पर युद्ध जल्दबाजी की धूल तक थी, और हाथों में तलवार की ठंडी लोहारियां थीं, जो असहाय किसानों की दास्तान कह रही थीं। अकबर ने तख्ते तैमूर पर स्थिर दृष्टि से कहा, विक्रम, तूने सीमा पर बहादुरी दिखाई, पर क्या तूने पीठ पीछे भी न्याय का हीडका बजाया? अपने कर्मों की विडंबना बताओ। विक्रम ने घुटने टेके, गर्दन झुकी और धीमे स्वर में कहा, जहां पनाह, मैंने जीत के जो इनाम मांगे वे अधूरे थे। जब मैंने लोगों की मेहनत का गला दबाया, तब मैंने असल सम्मान गवाया। पहली परख, सच की तलवार। अकबर ने आंखें तंज में चमकाईं। तलवार तू बांधकर लड़ा, पर क्या अपनी आत्मा पर भी वही धार चलाई? विक्रम ने जुबा से नहीं, आंखों से अपनी आत्मा की गर्द सफेद की। जब मैंने गांव वालों को बचा-बचाकर दौड़ाया, मेरी तलवार ने उनकी पीठ पे वार किया, पर अब मैं उस वार से खिन्न हूं। बिरबल ने धीमे स्वर में पूछा, क्या तेरी तलवार ने सच से भी दम तोड़ा था? विक्रम ने सिर हिलाया। हुकूमत की सेवा के नाम पर मैंने लूट मचाई, पर अब सच की तलवार चलाने के लिए तैयार हूं। दूसरी परख, मुआवजे का माप। अकबर उठे और हुक्म दिया, गांवों में जो लूटा उसे लौटाना पहला कदम है। पर क्या तू लौटाकर काम पूरा समझेगा? विक्रम ने कपकपाती आवाज में कहा, जहां पनाह, धन लौटाना तो छोटा काम है, मैं उन खेतों को फिर उगाऊंगा जो मेरे सिपाहियों ने उजाड़े। मेरी सेवा मुआवजा बने, यही मेरी माफी होगी। यही सुनकर अकबर मुस्कुराए। तो जा, इन गांवों की मिट्टी को फिर संजीवनी दे, उनकी फसलों का रखवाला बन। दरबार ने देखा कि विक्रम चुपके से बाहर आया और गांव के मुखियाओं से मिले, रात दिन मिट्टी की मरम्मत में जुट गया, नहरों का जीर्णोद्धार करवाया और खुद ही खेत जोते। तीसरी परख, विश्वास की दीवार।
कुछ सप्ताह बाद अकबर ने फिर दरबार बुलाया। इस बार विक्रम के साथ किसानों के 3 प्रतिनिधि आए, एक बूढ़ा हलवाई, एक युवा दिहाड़ी मजदूर और एक महिला जमींदार। अकबर ने कहा, इन्हें बताओ, क्या विक्रम ने वादा निभाया? हलवाई ने आंखें नम कर कहा, जहां पनाह, विक्रम ने आटे की मशीन में काम किया ताकि हमारी रोटियां सस्ती हों। दिहाड़ी मजदूर बोला, उसने खुद हाथ में कुदाल ली, हमारी तनख्वाह बढ़ाई ताकि हमें भूख न सताए। महिला जमींदार ने मुस्कुराकर कहा, और मेरी बांटी हुई जमींदारी पर जब पानी नहीं आता था तब विक्रम ने नहरें जोड़कर सिंचाई बहाली, हम सबका जीवन दोबारा खिला। अकबर ने सिर हिलाया, देखा तुमने, तलवार छोड़कर सेवा से विश्वास का हंटर खुद ही बेलना पड़ता है। बिरबल ने हंसकर कहा, जहां पनाह, तलवार से युद्ध जीता जाता है पर सेवा से ही जीते दिल। अकबर ने मृदुता से विक्रम को तख्त पर बुलाया। आज से तू सेनापति नहीं, सेवापति कहलाएगा। तेरी तलवार अब न्याय के लिए चले और तेरा हाथ हमेशा मदद के लिए उठे। विक्रम ने आंखों में आंसू समेटे सिर झुकाया। जहां पनाह, आपने मुझे असल वीर क्या कहते हैं यह सिखाया, वो जो तलवार नहीं, न्याय और दया से चलता है। और इस तरह अकबर के दरबार में घुटने टेककर माफी मांगने का तीसरा भाग भी समाप्त हुआ, जहां एक योद्धा ने तलवार नहीं, सेवा की मशाल से न्याय की राह रची और अपने अतीत को सही कर्मों से उजागर किया। समाप्त। अंश 2, न्याय के बांटते धागे। अगले वर्ष की शीत पक्ष वेला थी। दिल्ली की हवाएं अब हल्की नम होती चली आई थीं और किले की ऊंची दीवारों पर कस्तूरिवाण मूसलाधार चांद की रोशनी छिटक रही थी। कुछ दिनों से अकबर के दरबार में फिर असाधारण हलचल थी। दरबार के ऊंचे मंडप में दिवे कम जल रहे थे, पर मंत्रियों और अमीरों के चेहरों पर छाई बेचैनी बढ़ती जा रही थी। सीधे तख्ते तैमूर से नीचे उतरकर जब अकबर अपने निजी कार्यालय में कागजों की तहबंदी में लगे तो बाएं बाएं कोने पर बैठे बिरबल ने एक मुस्कान के साथ सर झुकाकर कहा, जहां पनाह, आज एक अतिजटिल मुसीबत का पत्र पहुंचा है। इंद्रप्रस्थ के सांचे के खानापूर्ति में गड़बड़ी का आरोप और उसमें नाम एक धूर्त बैंकर के केशव का है। अकबर ने सिर उठाकर पूछा, केशव? वही जो पिछले 5 वर्षों से सरकारी ऋण बांटता आया है। बिरबल ने उठकर अक्षरगणना वाला कागज अकबर को थमाया। जी वही। पर इस बार रिकॉर्डों की जांच में पाई गई गड़बड़ी से बहुत बड़ा उधारी रिकॉर्ड गायब है और 20 गांवों के किसानों के कर्ज माफी के आदेश अधूरे ही रह गए। अकबर ने आंखों में जिज्ञासा और थोड़ा क्रोध लिए कहा, तो एक बार फिर न्याय का द्वार कुंद कर केशव नफा नुकसान के बीच ऊंची उड़ रहा है। यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पर अकबर ने जोश को शांत करते हुए थपकी दी। बिरबल, पहले तथ्यों का पता लगाओ। आज ही उसे दरबार में पेश किया जाए, पर जैसे पिछली बार माफी की परीक्षा हुई थी वैसे ही इस बार हमें देखना है क्या वह अपनी गलती का दमन करेगा या छल के जाल बिछाएगा। पहली परख, चालाकी बनाम आत्मनिरीक्षण। अगले ही दिन शाम ढलते ही दिल्ली के तलेदारों ने केशव को दरबार में खींच लाया। उसका वस्त्र कीमती रेशमी था, हाथों में छिछोरे मणिनगीनों की कसौटी उजागर कर रहे थे, पर चेहरे पर डर और आक्रोश का मिश्रित भाव। दरबार की लाल चुनरी फैलती दीवारों पर खामोशी पसरी हुई थी। अकबर तख्ते तैमूर पर विराजमान, नीचे बिरबल और मंत्री मंडी। दूर दूर तक मंत्रियों की भीड़। अकबर ने आसानी से पहचान लिया। केशव, मुझसे बताओ, ये 20 गांवों के किसानों का कर्ज माफी का आदेश कहाँ गायब हुआ? केशव ने पलकें झपकाईं और झूठ की खटमरियां बिछाते हुए कहा, जहां पनाह, यह तो तकनीकी भूल है। आज से पहले भी कई बार ऑडिट हुआ, कभी कोई शिकायत नहीं हुई। अकबर की आवाज धीमी मगर कटु थी।
तूने 30 किसानों के खातों से मंजूर कैला ऋण नष्ट किया और गांववासी अब भूखे मर रहे हैं, तू तकनीकी भूल कहता है। तभी बिरबल ने कदम बढ़ाया और कहा, जहांपनाह, तकनीकी भूल आम बात है, पर अगर भूल में छल छिपा हो। केशव का चेहरा तमतमाया, पर फिर बोला, बिरबल, लोग हमेशा व्यक्तिगत हित के पीछे होते हैं। मैं नहीं कह रहा कि दोषी मैं नहीं, पर सबकी जिम्मेदारी केवल मुझ पर नहीं ठहराई जा सकती। अकबर ने तख्त से झुककर केशव की ओर देखा। तो तू दोषी है, पर भागीदार भी कोई और है। नाम बता, या कबूल करना होगा कि न्याय की इस दीवार के नीचे छेद किया तुझे अकेले। केशव की आंखें लाल हो आईं, पर कबूलने से पहले उसने आसामान को घूरते हुए बोला, जहांपनाह, मैं अकेला नहीं था। दरबार के एक बड़े मंत्री का हाथ भी इसमें है, जिसने सरकारी निधि का हिस्सा अपने निजी सरपरस्ती में लगाया। दरबार में सरसराहट फैल गई। मंत्रिमंडल एक दूसरे की ओर दृष्टि ताके। अकबर ने शांति से सिर हिलाया। ठीक है, तूने एक और सच उगला, अब सच की अगली परख पर जा। दूसरी परख, माफी की कीमत। अकबर ने दरबार के दरवाजे खोल दिए और आदेश दिया, केशव, पहले जो तूने कर्ज माफी का आदेश अधूरा छोड़ा, उसे पूरा कर और उस मंत्री का नाम बताकर लेखा जोखा पेश कर। आधार लिखित हो, तभी मुझ पर तेरा यकीन बनेगा। केशव ने द्रुत गति से दस्तावेज खींचकर सबके सम्मुख रख दिए। उनमें मंत्री का नाम स्पष्ट था और लिखा था कि उसने विशेष अनुमोदन के तहत सरकारी निधि का लाभ उठा लिया। अकबर ने दस्तावेज पढ़े, फिर खुद ऊपर से मुहर कर दी। यह न्योता है तेरा, तूने जो छीना उसे लौटाने और जिसने छीना उसका भागीदार बख्शने का रास्ता दिखाएगा। दरबार में एक लंबी स्थिरता छा गई। मंत्री का चेहरा पीला सफेद हो चुका था। वह खड़ा रहा, न बोल सका। केशव ने आवाज उठाई, जहांपनाह, मुझे माफ करें, मैंने दबाव में गलत फैसला किया, पर मेरी मजबूरी थी। अकबर ने झुककर कर कहा, केशव, मजबूरी का भी मापदंड होता है। जब तूने किसानों को भूखा छोड़ा, उस पर तेरी मजबूरी कहाँ थी? केशव ने बड़ी मुश्किल से मुख खोला, जहांपनाह, मैं दोष स्वीकारता हूँ। मेरी लाचारी, मेरी मांसपेशियों की थकान न हुई होती तो मैं ऐसा न करता, पर अब मैं माफी मांगता हूँ। बिरबल ने दरबार की दीवारों को इशारा कर कहा, देखो जहांपनाह, ये दीवारें न शब्द पहचानती हैं, न इरादे, इनके लिए परिणाम ही मायने रखता है। अकबर ने सख्ती और दया का सम्मिश्रण करते हुए घोषणा की, तेरी माफी तब ही स्वीकार्य होगी जब तू न्याय की मर्मभूमि पर अपने कदम जमा ले। पहले उन 20 गांवों के किसानों का नुकसान पूरा कर, फिर मंत्री की कार्रवाई में अपना हाथ वापस ले। तीसरी परख, सेवा से जन्मा विश्वास। पर यह सेवा आसान न थी। रोज हजारों किसानों की सूची, कर्ज की राशि, जमीन का ब्यौरा, सब ठीक ठीक खंगालना और फहरिस्त तैयार करना। केशव देर रात तक दरबार में बैठा काम करता रहा। बिरबल ने चुपके से उसकी सहायता का प्रबंध किया। अगर तू न्याय के लिए रातें जला सकता है, तो विश्वास की मशाल जला सकता है। कई सप्ताह बीते। दरबार में काम की गति, रिकॉर्डों की सच्चाई और गांव भर में न्यायपूर्ण वितरण की गूंज ने सबका हृदय छू लिया। किंतु न्याय के साथी हमेशा धैर्य ही नहीं, अदम्य उत्साह भी मांगते हैं। एक दिन अचानक शोर हुआ। इंद्रप्रस्थ के समीप एक गांव से संदेश आया कि खेतों में योग्य कर्ज माफ करने के बजाय कागज मांझते समय कुछ अन्य कार्ड बांटे गए। उनमें कुछ मंत्री मोहल्ले वालों के नाम भी दर्ज थे। लोग भ्रमित थे कि किसकी सुने, केशव की या नए कागजों की। अकबर ने फौरन दरबार बुलाया। बिरबल ने सुझाव दिया, जहांपनाह, इस भ्रम को दूर करने का एक ही रास्ता, गांवों के प्रतिनिधियों को यहां लाकर पूछो और जहां सच बोले वहां मुहर लगाओ।
अकबर ने दिलेरी दिखाई। ठीक है, कल सुबह 3 प्रतिनिधि इस हिमस्खलित संदेह को साफ करेंगे। सुबह 4 बजे उस ठंडी हवाओं में गांववासी नंगे पांव दरबार पहुंचे, एक बुजुर्ग महिला, एक युवा किसान और एक चतुर लेखक। हर चेहरे पर सच की प्यास थी। अकबर ने पूछा, बताओ किसने क्या कहा? कौन सच्चा है, कौन कपट? बुजुर्ग महिला ने आंखें नम करते हुए कहा, जहां पनाह, मैंने देखा कि 20 गांवों में जो दस्तावेज सही बांटे गए वही सही थे। नए दस्तावेज तो वहां के बड़े जमींदारों ने बनाए, हम गरीब, हमें उनकी दबाव न मंजूर थी। युवा किसान बोला, उन्होंने हमें वही कागज दिखाया जिसके पीछे मंत्री मोहल्ले के दफ्तर का मुहर बनी हुई थी। लेखक ने पन्ने उलटते हुए बताया, नए दस्तावेज में स्याही गलत थी, असली और नकली में फर्क होता है। अकबर ने सबका बयान सुनकर कहा, तो ये साबित हुआ कि कागजों में जो नया संदेश भरा गया वह कपट था। केशव, ये दोष तेरे मंत्री भागीदार का नहीं, मंत्री मोहल्ला का छलकपट था जो तुमने पहचाना न। केशव के आंखों में उमंग झांकी। जहां पनाह, इस त्रुटि का दोष मुझे नहीं मानना चाहिए, मैंने पहले ही सच पेश कर दिया था। अकबर ने मुस्कुराकर मन ही मन सराहा, फिर घोषणा की, केशव, इस काम में तेरा सहारा बिरबल का भी रहा, पर न्याय की मशाल तूने ही जलाई। आज से इन्हीं गांवों को वह न्याय मिला जिसकी कीमत अब कोई छलपटाखा मिटा नहीं सकता। समापन, माफी के बाद नया आरंभ। अकबर ने दरबार में खड़े सभी मंत्रियों और किसानों को संबोधित किया। देखा तुमने, माफी केवल क्षमायाचना नहीं, न्याय के लिए काम करने का नाम है। जो गलती स्वीकार कर, उस पर कर्म कर, भविष्य संवार दे, दैट इज ट्रू रिपेंटेंस। केशव ने दरबार में कदम आगे बढ़ाकर कहा, जहां पनाह, आपने न सिर्फ मुझे माफ किया अपितु न्याय की राह दिखाई। अब मैं इंद्रप्रस्थ में नैतिक बैंकर बनकर रहूंगा, जो धनी और निर्धन में अंतर नहीं बल्कि सेवा और ईमानदारी में फर्क देखेगा। अकबर ने सिर हिलाया और बिरबल की ओर देखते हुए कहा, बिरबल, आज न्याय का जो शिक्षापर्क दृश्यम हुआ वह मेरे शासन की अमूल्य निधि है। इसी से हमारी रीतिनीति दृढ़ होगी। बिरबल मुस्कुराकर बोला, जहां पनाह, न्याय की धरा पर जब विश्वास की बीज पड़ेगा वे पनघट तक फलेंगे फूलेंगे। और इस प्रकार अकबर के दरबार में घुटने टेककर साधारण लगने वाली माफी का अगला भाग न्याय की उच्चतम परीक्षा बन गया। इसमें छलकपट की तंतु को उखाड़ फेंकने के बाद सच्चाई के आधार पर काम हुआ और माफी से नए आरंभ की चकाचौंध जगी। समाप्त। अंश 4, बाजार का हिसाब। वर्ष का मध्य हो चला था। दिल्ली की गर्मियां थमकर मानसून का पहला झोंका पहुंच चुका था और तख्त तैमूर के पीछे घनी बादलों की घटा जमा रही थी। अकबर के दरबार में फिर एक नया मुकदमा खटखटाया गया। इस बार राजभूमि नहीं बल्कि बाजार का मामला था। दावा और आरोपी। इंद्रप्रस्थ के मुख्य बाजार में गेहूं का दाम अचानक आसमान छूने लगा था। गरीब अन्नदाताओं की फसल देने के बाद जब उनका जीवन दरमिया तय होना चाहिए था, तब उस गेहूं ने उनकी जेबें खाली कर दीं। शिकायतों में नाम था फैज नामक एक धनी व्यापारी का, जिसने अन्न का सोटा बांधकर जानबूझकर कीमतें बढ़ाई। बाजार न्यायालय के चिट्ठे दरबार तक पहुंचे तो अकबर ने तुरंत फैज को तलब किया। उसका कोट तामाचुनी रेशमी, गले में मोतियों की माला, आंखों में शहद सा अटपटापन। दरबार में भीतर आते ही उसने घुटने टेके, हाथ जोड़ डाले और धीमे स्वर में कहा, जहां पनाह, मेरी गलती स्वीकार है, पर सर्द बाजार की आग बुझाने के लिए आपकी दया की आस है। पहली परख, सच का बीज। अकबर ने माथा हिलाया, तो बता फैज, तुमने बाजार की किस फसल पर जाल बिछाया? फैज ने आंखें मिचमिचाईं, जहां पनाह, मैंने कुछ अन्न के थोक निर्यातकों से मिलकर स्टॉक रोका ताकि गेहूं की कमी का भ्रम पनप सके।
अकबर ने दरबारियों पर दृष्टि डाली, फिर फैज से कहा, सच को मापो, जब लोगों ने भूख की आग में झुलसकर मुझसे न्याय मांगा, क्या तुम्हें उस आग का एहसास हुआ? फैज को कुछ पल खामोशी में घुटने टेककर सोचना पड़ा। फिर उसने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, तब मुझे केवल मुनाफे की आंकड़े दिखे, लोगों का पेट नहीं। दूसरी परख, सटेर से न्याय। अकबर ने आदेश दिया, तो अब थोक थोक न्याय बांटो, तुम्हारा स्टॉक मुक्त करो और गेहूं की उस राशि को बाजार में माफी दाम से पहुंचाओ। फैज ने दरबार के कोषागार से निकाली गई राशियों का हिसाब मांगा। उसकी झोली से गेहूं के थैले निकलने लगे, जिन्हें दरबार ने सीधे गरीबों तक पहुंचाने के इंतजाम किए, बिन दाम बिन कागज। बाजार में फैज की कार्रवाई का समाचार फैलते ही दरबार के सेवकों की टोली हर गली मोड़ पर गेहूं बांटने पहुंची। पर अकबर ने चाहा कि माफी के साथ सेवा भी दिखे, और सेवा की सच्चाई परखने के लिए तीसरी परख अनिवार्य थी। तीसरी परख, सेवा का सहारा। अगले दिन अकबर ने बाजार के मुखियाओं को बुलाकर कहा, बताओ, क्या फैज ने गोदाम साफ कर दिया या कहीं कुछ छिपाकर रखा? मुखियाओं ने मिलकर सच बताया। एक एक मोची ने कहा, जी, धनोलियों के पास भी गेहूं पहुंचा, पर मोचिहवा ने पाया कि कुछ थैले वो भी बांट रहा था। दो एक माली ने कहा, बाजार के कुएं पर भी गेहूं रखवाया ताकि रात में लोग ले सकें। तीन एक मसाला व्यापारी ने बताया, उसने खुद आटे की चक्की चलाकर रोटी बंटी। अकबर ने मुस्कुराकर फैज की ओर देखा, तो तुम्हारी सेवा भी बाजार में घूमी। फैज ने सर झुकाकर दृष्टि गांवों की ओर बनाई, जहां पनाह, जो रोए थे, मैंने उस आंसू का कारण जाना, उसे मिटाया। समापन, विश्वास का व्यापार। अकबर ने दरबारियों से कहा, देखा तुमने? फैज ने बाजार में जो छल किया, उसे सच की फसल से बदल दिया। अब से फैज न सिर्फ व्यापारी कहलाएगा, बल्कि वितरके न्याय भी। फैज ने आंखों में नमक की कुछ बूंदें समेट रानी की भांति सिर झुकाया, जहां पनाह, आपने मुझ पर न सिर्फ दया की, अपितु सेवा की राह दिखाई। अकेले बाजार के थोक नियामक से बढ़कर अब फैज बाजार में विश्वास का सौदागर बन गया। अकबर के दरबार ने फिर एक बार साबित किया कि माफी केवल शब्द नहीं, कर्मों का हिसाब जोखा है, और जब व्यापारी को भी न्याय बांटने की मशाल थमाई जाए, तो बाजार में सबसे दुर्लभ वस्तु मिलती है, भरोसा। समाप्त। अंश 5, सिक्कों की मार्मिकता। वर्ष का अंतिम चौमास आया था। दिल्ली के आकाश में बादलों ने घोर गरजते स्वर में मूसलाधार वर्षा की अलख जगाई थी, और लाल किले की गुमसुम गलियां भीगी भीगी चुप्पियों से गूंज रही थीं। ऐसे ही एक संध्या, जब दरबार की दीवारों पर दियों की लौ झिलमिला रही थी, अकबर ने एक नए प्रकार का मुकदमा सुना। इस बार कोषागार की ध्वनि दरबार तक पहुंची थी। दावा और आरोपी। दरबार तक पहुंची सूचना यह थी कि इंद्रप्रस्थ के नगरकोश में चलन के सिक्कों में मिलावट की अफवाह फैल चुकी है। जनता के हाथ में आए सिक्के हल्के हो रहे थे, और व्यापारियों को भी घाटा हो रहा था। जांच में यह पता चला कि नगर के प्रसिद्ध सुवर्णकार अमर ने सोने के सिक्कों में चांदी मिलाकर उनका वजन कम कर दिया था, और परतीनुमा सतह पर सोने की पतली परत चढ़ा दी थी। जब अकबर ने मामले की आपबीती सुनी, तो उन्होंने तुरंत नगरकोष के प्रमुख को हुक्म दिया, जो भी दोषी हो, उसे दरबार में लाओ। कुछ ही दिनों में अमर पिस्ती सांसों और संदिग्ध सिक्कों के थैलों के साथ दरबार में घुटने टेके उपस्थित हुआ। पहली परख, कबूलनामा। अकबर ने गंभीर दृष्टि से पूछा, अमर, ये सिक्के चुने तेरी मशीन ने नहीं, तेरे हाथों ने हल्के किए। कबूल कर कि तूने भोले भाले लोगों को छल से बांधा। अमर की आवाज कांप उठी। जहां पनाह, मैंने अपराध किया, पर मेरे पास भी एक कठिनाई थी। बाजार में सोने की कमी इतनी बढ़ गई थी कि लोग पुराने सिक्के ही गलाने लगे, तो उनके जले पर घाव का नया मरहम चढ़ाना पड़ा। अकबर ने तख्त से झुककर कहा,
पर क्या तुझे सोने की कमी ने अपराध का प्रतिवाद करने का अधिकार दे दिया? कुछ पल चुप्पगी के बाद अमर ने सिर झुकाकर कहा, दरबार नवाब, मैं दोषी हूं, मैंने विश्वास को तोड़ा। दूसरी परख, प्रत्यावर्तन। अकबर ने आदेश दिया, तो लौटाओ जितनी मिलावट की, हर मिलावटी सिक्के के बदले मुख्य नगरकोष को शुद्ध सोने से चुभा दे। अमर ने थैले खोले, उनकी अंतरतम उथल पुथल का हिसाब मोबाइल सी की कीमत से भी भारी निकला। उसने अपने निजी भंडार से सोने के 36 मन निकालकर कोषागार में जमा करवा दिए, लेकिन अकबर ने राह नहीं छोड़ी। प्रत्येक सिक्के के साथ विश्वास का एक अंश भी लौटाना होगा। अमर ने आंखें नम कर कहा, जहां पनाह, मैंने केवल सोने नहीं, आस्था भी चुराई थी, उसे कैसे लौटा दूं? तीसरी परख, विश्वास का शिल्प। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, उसे लौटा सेवा से। तू सुवर्णकार है, पर अब अपनी कलाकारी से जनता की विश्वास मुद्रा भी ढालेगा। चेहरे पर आशंका लिए अमर ने पूछा, कैसे जहांपना? अकबर ने हुक्म दिया, एक सिक्का मेला। अमर को बाजार में एक विशाल मेले का आयोजन करना होगा, जहां वह स्वयं बैठकर निशुल्क सिक्कों की जांच करेगा और हर व्यापारी के ठोंक से पत्थर निकालने का काम करेगा। 2 विश्वास शिल्पशाला। उसने किले के प्रांगण में एक कार्यशाला लगाई, जहां अमर सोने का नया सिक्का ढालेगा, जिस पर असली विश्वास की मोहर खुद खुदवाएगा। 3 स्मारक पार्टी। प्रत्येक ग्राम में एक स्मारक पट्टिका लगाएगा। यहाँ अमर ने अपना विश्वास लौटाकर न्याय की मुद्रा ठहराई, ताकि आने वाली पीढ़ियां सीखें। अमर ने तीनों जिम्मेदारियां विषम लगते हुए भी स्वीकार की। सेवा से पुनरुत्थान। अगले कुछ हफ्ते दरबार के सेवकों की टोली अमर के साथ मेला, कार्यशाला और स्मारक स्थापना में लगी रही। अमर ने दिन रात सोने के नकलन का भान मिटाया, चंद्रचिह्नित सिक्के ढाले, हाथ पांव दरदल हलों में होकर भी हर व्यापारी का विश्वास परीक्षण किया। हर गांव बाजार में स्मारक पट्टिका लगी और लोग उसके पास आकर कहते, यहां हमने देखा कि गलती कबूल करके सेवा कैसे न्याय का रूप ले सकती है। समापन, नई मुद्रा, नया यकीन। जब सब कर्तव्य पूरे हुए तो अकबर ने एक भव्य दरबार सजाया। अमर को बुलाकर उन्होंने कहा, तूने सिर्फ तराजू का संतुलन नहीं बनाया, तूने विश्वास की एक नई मुद्रा ठहराई। इन सिक्कों पर असली विश्वास की मुहर अब कभी न फटेगी। अमर ने सिर झुकाया, आंखों में आभास अंगड़ाई ले रहा था। जहां पनाह, आपने मेरी गलती नहीं, मेरे हृदय के सुधरने की मशाल देखी। अब मैं विश्वास सुवर्णकार कहलाऊंगा। और इस प्रकार अकबर के दरबार में घुटने टेकर माफी की 5वीं कथा समाप्त हुई, जहां मिलावट के दोषी ने मिलावट का त्याग कर सेवा से न्याय की सोची समझी मुद्रा बनाकर विश्वास की असली परतों को उजागर किया। समाप्त। अंश 6, पानी की कीमत। वक्त का पहिया घूमकर फिर उस मौसमी मोड़ पर आ पहुंचा जब अकबर के दरबार में सबसे बड़ा संसाधन पानी एक विवाद का कारण बना। इंद्रप्रस्थ के उपनगरीय गांवों से दरबार तक शिकायतें आईं कि नहरों का पानी एक अधिकारी, सुल्तानुद्दीन नामक पानी संचालक, ने ब्याज दर पर बेचकर किसानों को बेहाल कर दिया है। दावा और आरोपी। दरबार की कागजी जांच में पाया गया कि सुल्तानुद्दीन ने बहाव कम करने के लिए अधिकतम हिस्सेदारी सील की, फिर जो पानी छोड़ा उसे विशेष कर के नाम पर दोगुनी कीमत पर बांट दिया। नतीजा था, लगे हुए धान के खेत सूख रहे और लोग अकाल की कगार पर खड़े थे। अकबर ने आदेश दिया कि आरोपी को दरबार में पेश करो। कुछ ही दिनों में सुल्तानुद्दीन घुटने टेककर तख्त तैमूर के सामने आया, हाथ जोड़े, आंखें नमी से सराबोर। जहां पनाह, मैंने जो किया वह उठाने की गिरावट थी, पर आपकी दया का आस बनाए बिना चैन न था। पहली परख, कबूलनामा। अकबर ने ठंडी आवाज में पूछा, सुल्तानुद्दीन, तूने पानी का मूल्य नहीं, लोगों की जान के साथ खेला, कबूल कर।
सुल्तानुद्दीन ने आवाज कांपते हुए कहा, जहां पनाह, मैंने किसानों की पीड़ा नहीं देखी, बस गिनती की पानी की थैली की। अकबर ने सिर हिलाया। तो तूने इतरा दिया पानी को सोना समझकर, पर भूख को क्या परखा? सुल्तानुद्दीन ने गहरी सांस ली और कहा, मैं दोष स्वीकारता हूं, मैंने विश्वास का मूल स्रोत ही सूखा दिया। दूसरी परख, प्रतिपूर्ति। अकबर ने आदेश दिया, जो पानी तूने रोका उसे मुफ्त बहने दे, और वह कर जो कभी वसूला उसे लौटाकर किसानों की ओट बना। सुल्तानुद्दीन चकराया, फिर थैले खोले, उनमें बंधे नोट नहीं, पानी के बेलनाकार प्रभावित स्वचालित पानी बाट उपकरण के खांचे थे। उसने शाम तक वह मशीनें माफी पानी के नाम से मुफ्त बांट दीं, ताकि हर खेत तक पानी पहुंच सके। अकबर ने देखा, आर्थिक मुआवजा अच्छा है, पर सेवा की सच्चाई फिर परखते हैं। तीसरी परख, सेवा का भीषण जज्बा। अकबर ने गांवों के 3 श्रमजीवी प्रतिनिधियों को बुलाया, एक तालाब जोतता मिस्त्री, एक नहर देखभाल कारीगर और एक महिला सिंचाई समिति की प्रमुख। अकबर ने पूछा, क्या सुल्तानुद्दीन ने सेवा में भी वही समर्पण दिखाया? मिस्त्री ने कहा, जहां पनाह, उसने खुद कुदाल उठाई, नहर की दरारें जोड़ी। कारीगर ने जोड़ा, उसने मशीन रिपेयर की और गांव वालों को भी सीख दी। समिति प्रमुख ने मुस्कुराकर कहा, उसने हर सांझ गांव आकर हमारी मीटिंग ली, पानी वितरण को पारदर्शी बनाया। सुल्तानुद्दीन ने सिर झुकाया, आंसू पोंछते हुए कहा, जहां पनाह, मैंने पानी पर सौदा नहीं, सेवा का पुल बनाया। समापन, नया सबक। अकबर ने मुस्कुराकर तख्त से कहा, देखा तुमने, पानी बेचकर नहीं, पानी बांटकर ही लोकतंत्र का मूल स्रोत जिंदा रहता है। आज से सुल्तानुद्दीन जलरक्षक कहलाएगा। सुल्तानुद्दीन ने खामोशी से उठकर सिर झुकाया। जहां पनाह, आपने मुझ में वह भरोसा फिर जगाया, जिसे मैंने खुद ही खो दिया था। अब मैं हर खेत में जीवन बहने का वचन निभाऊंगा। और इस प्रकार अकबर के दरबार में पानी की कीमत चुकाने वाला अगला भाग भी न्याय, पछतावा, सेवा की त्रयी पर खरा उतरा, जहां सूखे खेतों में विश्वास की नहर बह निकली। समाप्त। अंश 7, शिक्षा का दीप। वर्ष की पहली हवाएं जब इंद्रप्रस्थ के आकाश में नर्म ढलने लगीं, तो अकबर के दरबार में फिर एक नया न्याय प्रकरण खड़ा हुआ। इस बार विषय था शिक्षा। गांव-गांव से शिकायतें आईं कि विद्या का सौदागर, स्कूल मास्टर विद्याधर ने गरीब बच्चों से शुल्क वसूलकर उन्हें कक्षा में बैठने से भी वंचित रखा है। दावा और आरोपी। दावा था कि मास्टर विद्याधर ने कोषागार से मिले अनुदान पर भी कथित प्रशिक्षण सामग्री नाम से 50 मन अनाज बेच डाला और प्राप्त धनराशि अपनी बहन की शादी में उड़ा दी। जब गांव के गरीब अभिभावकों ने फीस न देकर भी बच्चों को कक्षा में बैठने का आग्रह किया, तो विद्याधर ने बर्दाश्त न कर उन्हें द्वार से ही खदेड़ दिया। दरबार ने तुरंत उसे तलब किया। एक सवर्ण वस्त्रधारी, गले पर पन्नियों का थैला और हाथ में कच्ची कलम, विद्याधर घुटने टेककर पेश हुआ, आंखों में भय, मुख पर झूठी निर्मलता। जहां पनाह, मैं तो ज्ञान का पंखुड़ी रक्षक हूं, पर शायद इस पंखुड़ी पर जल चढ़ाने में चूक हो गई। पहली परख, कबूलनामा। अकबर ने स्थिर स्वर में पूछा, विद्याधर, तूने ज्ञान नहीं, लालच की पाठशाला खोली, कबूल कर। विद्याधर ने कुछ देर चुप्पहाथ बैठकर फिर कहा, जहां पनाह, मैंने गलती की, गरीबों की तलब न देख, केवल कक्षा की रौनक बढ़ाने के चक्कर में अनुदान नष्ट किया। अकबर ने काटती निगाह से देखा, क्या तुझे मालूम नहीं था कि शिक्षा की ज्योति तभी जगती है जब सबको दी जाए? विद्याधर ने सिर झुकाकर स्वीकार किया, मुझे उस ज्योति की कीमत का एहसास नहीं था। दूसरी परख, प्रतिपूर्ति। अकबर ने हुक्म किया, तो लौटाओ जितना तूने अनुदान पैसा गवाया, गरीब बच्चों को शुल्क मुक्त शिक्षा का प्रबंध कर।
विद्याधर ने शाम तक गांव भर में ताल ठोककर मुफ्त पाठशालाएं स्थापित की, तालीम खाने के लिए पुरानी चौकी, कागज कलम और अपनी पेंशन का हिस्सा भी खर्च कर दिया। अकबर ने आदेश दिया, शब्दों से नहीं, कर्म से शिक्षा का दीप जलता है। अब सेवा कार्य की तीसरी परख होगी। तीसरी परख, सेवा का संकल्प। अकबर ने आमंत्रित किया 3 प्रतिनिधियों को, एक विधवा माँ, एक बाल मजदूर बचाछुहा बच्चा और एक युवा पटवारी। विधवा माँ ने कहा, विद्याधर ने रात के वक्त घर घर जाकर बच्चों को स्वयं पढ़ाया। बच्चा बोला, उसने मुझे गुलाबी कलम दी और मेरे घर आकर होमवर्क चेक किया। पटवारी ने जोड़ा, और ग्राम पंचायत में उसने शिक्षा समिति गठित की, जहां लालच को जगजाहिर होने से रोका गया। अकबर ने संतोष से सिर हिलाया। देखा तुमने, शब्दों से नहीं, सेवा से ही बच्चों के दिल खुलते हैं। विद्याधर ने नम आंखों से प्रण लिया। जहां पनाह शिक्षा अब केवल मेरी नौकरी नहीं, मेरी जीवन सेवा होगी। समापन, शिक्षारक्षक की उपाधि। अकबर ने दरबार में घोषणा की। विद्याधर ने ज्ञान की ज्योति नष्ट कर दी थी, पर सेवा से उसे पुनर्जीवित किया। आज से वह शिक्षारक्षक कहलाएगा, जिसकी पाठशाला में कोई भी बच्चे का प्रवेश शुल्क नहीं, सिर्फ ज्ञान का दीप जलता है। विद्याधर ने तख्ते तैमूर की ओर झुककर कहा, जहां पनाह आपने शिक्षा को व्यापार नहीं, मानवता का अधिकार बनाया, अब मैं हर कक्षा में न्याय की अक्षरधारा बहाऊंगा। और इस प्रकार अकबर के दरबार में घुटने टेककर क्षमा याचना का 7वां भाग भी माफी, प्रतिपूर्ति, सेवा की त्रयी पर सफलतापूर्वक खरा उतरा, जहां शिक्षा ने सच्चाई का उजियारोड़ा दिया। समाप्त। अंश 9, पुलशिल्पी की परीक्षा। वसंत की हल्की धूप में जब दिल्ली की गलियां महक उठीं, अकबर के दरबार तक एक नवीनी पढ़ता हुआ प्रकरण पहुंचा। इस बार विषय था, शहर का पुल। इंद्रप्रस्थ के पूर्वी गेट पर बने मुख्य पुल में दरारें आ गई थीं। नहर पार कर रहे लोग अनायास गिरने लगे। जांच में पता चला कि पुलशिल्पी इमरान नामक वास्तुकार ने घटिया ईंट चूना इस्तेमाल कर समय से पहले काम पूरा कर लिया था। दावा और आरोपी। दरबार ने इमरान को तलब किया। सोने की मीनाकारी से जड़ा खांचा लिए उसने अकबर के समक्ष घुटने टेके, आंखों में घुटनों की जमीन दिखती हुई बोला, जहां पनाह पुल बनाते समय मेरे हाथों में काम था, पर समय की दौड़ में विवेक खो बैठा। पहली परख, कबूलनामा। अकबर ने तीखे स्वर में पूछा, इमरान, तूने नींव कमजोर की क्या स्वीकार करता है? इमरान ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जहां पनाह मैंने कमी की, गुणवत्ता नहीं जांची, विश्वास तोड़ा। दूसरी परख, प्रत्यावर्तन। अकबर ने आदेश दिया, तो पहले तू खुद उस पुल की मरम्मत कर, जो ईंट नम चूना पहले ही खराब हुआ, वही तू बदलकर शुद्ध सामग्री लगाए। इमरान ने देर रात तक दस्ते बटोरे, फिर खुद मिस्त्रियों के साथ टूटी फूटी दीवारें गिराईं, नई ईंट डाली, जमाई। तिथि से ठीक पहले पुल को फिर बनाकर जनता के लिए खोल दिया। तीसरी परख, सेवा का दायित्व। अकबर ने 3 नागरिक प्रतिनिधियों को बुलाया, नहर पार करने वाली वृद्धा, व्यवसायी नाविक और पुल किनारे सब्जी बेचने वाला एक युवक। वृद्धा बोली, अब पुल मजबूत है, मेरे झुके कंधे सुरक्षित रहे। नाविक ने कहा, पहले दरारों से नाव उफन जाती थी, पर अब शांत पानी पार हुई। युवा ने जोड़ा, वह इमरान शाम को यहाँ गुवाहियों से मार्गदर्शन लेता है और हर दरार पर दौड़कर पैच लगाता है। समापन, विश्वास का सेतु। अकबर ने मुस्कुराकर पुलशिल्पी इमरान को उठाकर तख्त के पास बुलाया। देखा इमरान, सच्ची माफी वह नहीं जो शब्दों में आती है, बल्कि सेवा से बनते पुल की तरह स्थायी होती है। इमरान ने नम आंखों से सिर झुकाया। जहां पनाह, अब मैं सेतुरक्षक कहलाऊंगा, जहां भी दरार आए, विश्वास का सेतु बांधूंगा।
और इस प्रकार पुलशिल्पी की परीक्षा भी माफी, प्रतिदान, सेवा की 3 शर्तों पर पुरस्कून उतरते हुए समाप्त हुई। समाप्त। अंश 8 चिकित्सा का धर्म। जब बसंत की खिली हवाएं दिल्ली के कोनों कोनों में उजियाला भर रही थीं, अकबर के दरबार में फिर एक नया न्याय प्रकरण खड़ा हुआ। इस बार विषय था चिकित्सा। इंद्रप्रस्थ के आसपास के गांवों से शिकायतें थीं कि एक सज्जन चिकित्सक रघुनाथ ने रोगियों से भारी फीस वसूलकर अर्थकष्ट के बावजूद उचित इलाज से इनकार किया। दावा और आरोपी। पत्राचार से पता चला कि रघुनाथ ने गांवों में भ्रम फैलाया कि केवल वह ही कठिन रोगों का निदान कर सकता है। जिच्छा से ज्यादा डर के सहारे उसने मरीजों को महंगे औषधि पैक दिए, पर कुछ की हालत सुधरने के स्थान पर बिगड़ी। गांव वालों के आक्रोश के बाद जब मामला दरबार पहुंचा, अकबर ने तुरंत रघुनाथ को तलब किया। दरबार में घुटने टेक कर रघुनाथ ने हाथ जोड़े, आंखों में पश्चाताप के आंसू भरकर कहा, जहां पनाह मैं जब दवा लिखता था तो स्वास्थ्य की आशा जताता था, पर कहीं रूह की प्यास बुझाने में चूक कर बैठा। पहली परख कबूलनामा। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, रघुनाथ, तूने रोगी की पीड़ा नहीं देखी, बस अपने मान सम्मान का इलाज लिखा, कबूल कर। रघुनाथ ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, सजगता से ज्यादा लालच ने मेरे पर्चे भरे, मैंने चिकित्सा को व्यापार बना दिया। अकबर ने तख्त से झुककर कहा, तो तूने जानमाल की सेवा में किताबी जुगाड़ से काम लिया, पर जीवन की कीमत पर खिलवाड़ किया। रघुनाथ ने धीमे स्वर में स्वीकार किया, मैं दोषी हूं, मैंने विश्वास का संक्रमण फैला दिया। दूसरी परख प्रतिपूर्ति। अकबर ने आदेश दिया, तूने जो मरीजों को अधिक शुल्क चुकाया कराया, उसका पूरा ब्याज सहित प्रतिदान कर और उन रोगियों का निःशुल्क इलाज कर। रघुनाथ ने गांव भर से आए मरीजों के बिल खंगाले, कोषागार में जमा राशियां वापस लौटाईं और किले के अंदर एक नीलकंठ चिकित्सालय की स्थापना की, जहां वह रोज सुबह शाम निःशुल्क दवा परीक्षा करता। अकबर ने देखा, शब्दों से नहीं, कर्म से ही चिकित्सा का धर्म सचता है। अब तीसरी परख होगी। तीसरी परख सेवा का आर्यभा। अकबर ने बुलाया 3 प्रतिनिधियों को, एक बुजुर्ग ननिहालिन, एक मध्यम वर्गीय मां और एक किशोर छात्र, जिन्हें रघुनाथ पहले तो लुभाकर ऊपर नीचे कर गया था। बुजुर्ग ननिहालिन ने कहा, वह अब गांव-गांव जाकर पौष्टिक आहार नुस्खे सिखाता है। मध्यम वर्गीय मां ने जोड़ा, उसने बच्चों की टीकाकरण मुहिम छेड़ी, मेरे छोटे लाल को समय पर बचाया। किशोर छात्र बोला, और उसने हमें चिकित्सा शिक्षा दी ताकि हम भी स्वास्थ्य सद्भाव फैलाएं। अकबर ने संतोष से सिर हिलाया, देखा तुमने, दवा की शीशी से अधिक सेवा का जादू रोग कलंक मिटाता है। रघुनाथ ने नम आंखों से प्रण लिया, जहां पनाह, आपने मुझे चिकित्सा का धर्म याद दिलाया, अब मैं दवा न सिर्फ लिखूंगा बल्कि जीवन जीऊंगा। समापन स्वास्थ्य सद्बुद्धि का संबोधक। अकबर ने दरबार में घोषणा की, रघुनाथ ने जानमाल की परवाह न कर चिकित्सा का अपमान किया था, पर सेवा से उसने चिकित्सीय आस्था बहाल की। आज से वह चिकित्सा सद्बुद्धि कहलाएगा, जिसकी प्रेरणा से रोग नहीं, स्वास्थ्य दीपक जलते हैं। रघुनाथ ने तख्ते तैमूर की ओर झुककर कहा, जहां पनाह, आपने मुझे डॉक्टर नहीं, जीवन सेवक बनाया, अब मानवता के हर शूल पर मरहम लगाऊंगा। और इस प्रकार अकबर के दरबार में किया गया चिकित्सा का प्रकरण भी माफी, प्रतिदान, सेवा की त्रयी पर खरा उतरते। बहुत अच्छा, अब मैं इसका अगला भाग तुम्हारे लिए लिखता हूं। अंश 11 संगीतकार की सजा। दिल्ली की संध्या में जब राग दरबारी की लहरें हवाओं में घुलतीं, अकबर के दरबार में संगीत सभा सजती थी। मगर एक दिन शहर के नामी संगीतकार सुरेश्वर पर आरोप लगा कि उसने गुरुजनों की रचनाएं चुराकर अपने नाम से गवाईं और बदले में भारी इनाम वसूल किया। दावा और आरोपी।
दरबार में जब सुरेश्वर को बुलाया गया तो उसके चेहरे पर पहले घमंड की लकीरें थीं, मगर अकबर की पैनी नजर और दरबारियों की खामोश निगाहें देख वह घुटनों के बल बैठा, मुंह झुकाकर बोला, जहां पनाह, मैंने दूसरों की रचनाएं अपनी बना लीं। मैं दोषी हूं। पहली परख कबूलनामा। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, सुरेश्वर, तूने उन अनपढ़ गुरुजनों की मेहनत का श्रेय अपने नाम कर दरबार का विश्वास तोड़ा, क्या स्वीकार है? सुरेश्वर ने कांपती आवाज में कहा, हाँ जहांपना, मेरा लोभ मेरे सुरों पर भारी पड़ गया। दूसरी परख प्रतिपूर्ति। अकबर ने आदेश दिया, जिन गुरुओं की रचनाएं तूने चुराई उनके नाम लौटाए जाएंगे। हर रचना उनके नाम पर दरबार में घोषित की जाएगी और तू सार्वजनिक रूप से माफी मांगेगा। सुरेश्वर ने दरबार के बीच खड़े होकर ऐलान किया, ये राग रघुपति बावा का है, ये कंवरलाल का और ये भीमदास का। तब अकबर ने उसकी ओर देखकर कहा, और इन गुरुओं को आज दरबार का विशेष संगीत प्रशस्ति पुरस्कार मिलेगा। तीसरी परख सेवा का दायित्व। अकबर ने आदेश दिया, सुरेश्वर, अब तू हर महीने इन गुरुओं के गांव जाकर उनकी नई रचनाएं सीख और बच्चों को संगीत सिखाने का काम करेगा। न तेरा नाम गूंजेगा, न तेरी मोहर लगेगी। तेरा सुर अब सेवा का होगा। सुरेश्वर ने आंखों में आंसू भरकर सिर झुका लिया। जहां पनाह, आपने मेरा गान नहीं, मेरा अंतर्मन जगा दिया। समापन सुरसेवक की उपाधि। अकबर ने घोषणा की, सुरेश्वर ने अपनी गलती मानकर सेवा और सच्चाई का राग छेड़ा है। अब वह दरबार का सुरसेवक कहलाएगा। उसका काम अब स्वार्थ के लिए नहीं, संगीत की आत्मा के लिए होगा। दरबार में राग दरबारी की एक नई बंदिश गूंजी, जिसमें हर पंक्ति में उस रात जीवन के सुर और सेवा के स्वर मिलकर गूंज उठे। समाप्त। अगर चाहो तो मैं इसका भी अगला भाग अभी लिख दूं। कहो लिख दूं? अंश 10 कानून की लॉ। जब गर्मियों का दूसरा चक्र क्लियर हो चला, दिल्ली में न्याय की झंझावात गूंज उठी। इंद्रप्रस्थ के नजीबगंज कस्बे से शिकायत आई कि वकील विनय ने गरीब मुकदमाबाजों से हलफनामा नामक भारी दस्तावेजों का शुल्क वसूला और फिर उनकी सुनवाई तक को टाल दिया। दावा और आरोपी। दरबार ने वकील विनय को तलब किया। सोने चांदी के कंगन बारहाबी लकीरों में जकड़े, हाथ में दफ्ती, कदमों में घुटनों की थरथराहट लिए विनय दरबार में घुटने टेक कर बोला, जहां पनाह, मैंने मुकदमे को मोड़ दिया पक्षलाभ के लिए, पर न्यायदीप की लौ बुझने दी। पहली परख कबूलनामा। अकबर ने ठंडी आवाज में पूछा, विनय, तूने शस्त्र न्याय नहीं, शुल्क व्यापार किया, क्या स्वीकार है? विनय ने आंखें नम कर स्वीकार किया। जहां पनाह, मैंने गरीबों का भरोसा तोड़ा और फल फूल रहे मुकदमों को दायराओं में जकड़ा। दूसरी परख प्रतिपूर्ति। अकबर ने आदेश दिया, तो लौटाओ जितना तूने शुल्क वसूला और मामलों की फाइलें खोलकर मुकदमाबाजों को निःशुल्क वकील सेवा दे। विनय ने तुरंत धनपत्र लाकर कोषागार में जमा किए, फिर दरबार के अधिदेशन कक्ष में एक जनन्याय सेवा काउंटर स्थापित किया, जहां हर गरीब मुकदमाबाज को मुफ्त सलाह और दस्तावेज तैयारी मिली। तीसरी परख सेवा का दायित्व। अकबर ने बुलाया 3 प्रतिनिधि, एक विधुर किसान, एक बेरोजगार युवा और एक विधवा मां, जिनके मुकदमों पर विनय ने पहले पैसों के बदले मोहर रख दी थी। विधुर किसान ने कहा, अब विनय साहब खुद खेत की आड़ में आकर दस्तावेज समझाते हैं, मुकदमे की भाषा आसान करते हैं। बेरोजगार युवा बोला, वह न्यायालय के दरवाजे पर हमारे साथ बैठता है और हर बहस में हमारी आवाज बुलंद करता है। विधवा मां ने जोड़ा, और उसने ग्राम पंचायत में न्यायमेलोना आयोजन किया, जहां मुकदमा ही नहीं, अधिकारों की जानकारी बांटी जाती है। अकबर ने संतोष से सिर हिलाया।
देखा तुमने, सेवा से ही कानून की लौ फिर जगमगा उठी। विनय ने नम आंखों से प्रण लिया। जहां पनाह, आपने मुझे वकील नहीं, न्यायविधाता बनाया। अब मेरा काम दफ्तर की मोहर नहीं, लोगों के हक की रक्षा करना होगा। समापन, न्यायविधाता की उपाधि। अकबर ने दरबार में घोषणा की। विनय ने न्याय के मंदिर को शुल्क व्यापार से सनद की आग लगा दी थी, पर सेवा से उसने फिर कानून की लौ प्रज्वलित की। आज से वह न्यायविधाता कहलाएगा। विनय ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, आपने न्याय के अंगारों को फिर सजाया। अब मैं हर हकीयतयाचक की तलवार बनकर खड़ा रहूंगा। समाप्त। शानदार। अब लो उसका अगला भाग भी सुनो। अंश 12, व्यापारी की वफादारी की कसौटी। एक दिन अकबर के दरबार में खबर आई कि राजधानी के बड़े व्यापारी कन्हैयालाल सेठ ने युद्धकाल में सेना के लिए भेजे गए राशन और औषधि में हेराफेरी की है। सामान तो दरबार से निकला, पर रास्ते में वह सस्ता, घटिया और पुराना माल भरवाकर असली माल बाजार में ऊंचे दामों पर बेच आया। कई सैनिक बीमार हुए और कुछ मारे भी गए। दावा और आरोपी। दरबार में बुलाया गया कन्हैयालाल सेठ। पहले तो उसने इनकार किया, पर बीरबल की चतुराई से वह रंगे हाथों पकड़ा गया। दरबार में घुटनों के बल बैठा, कपोलों पर पसीना, सिर जमीन से सटाकर बोला, जहां पनाह, मैंने अपना धर्म बेच डाला। मेरी लोभ ने मुझे अंधा कर दिया। पहली परख, कबूलनामा। अकबर ने गरजती आवाज में कहा, सेना का राशन चुराना, घायल सैनिकों के मुंह से निवाला छीनना, क्या तू जानता है इसका क्या मतलब है? कन्हैयालाल ने कांपती आवाज में कहा, जहां पनाह, मैंने अपराध किया। मैं हर सजा को तैयार हूं। दूसरी परख, प्रतिपूर्ति। अकबर ने हुक्म दिया, जो माल तूने चुराया उसकी 3 गुना कीमत और 2 गुना राशन आज ही सेना में भिजवाया जाए। यदि एक दिन भी देर हुई तो तेरा कारोबार और हवेली कुर्क कर ली जाएगी। कन्हैयालाल ने उसी शाम सारा सामान अपने हाथों भिजवाया। तीसरी परख, सेवा का दायित्व। अकबर बोले, अब तू हर महीने सेना के घायलों के लिए अपने पैसों से दवा, वस्त्र और भोजन की व्यवस्था करेगा, और हर घायल सिपाही का नाम याद रखेगा जिसका तूने हक छीना। दरबार में उसकी हाजिरी लेकर अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। कन्हैयालाल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब लोभ नहीं, सेवा का व्यापारी बनूंगा। समापन, सेना सेवक सेठ की उपाधि। अकबर ने घोषणा की। कन्हैयालाल ने गलती मानी, नुकसान की भरपाई की और सेवा का व्रत लिया। आज से इसे सेना सेवक सेठ की उपाधि दी जाती है। यही असली पश्चाताप है। सारा दरबार तालियों से गूंज उठा। बीरबल ने मुस्कराकर अकबर से कहा, जहां पनाह, वफा और सेवा का सौदा सबसे ऊंचा होता है। जब तिजोरी की जगह दिल में उजाला हो तभी दरबार रोशन रहता है। अकबर हंसकर बोले, तू सही कहता है बीरबल। दरबार की असली शोभा सोने चांदी से नहीं, ईमान और इंसानियत से है। समाप्त। अगर चाहो तो इसका भी अगला भाग यानी अंश 13 लिख दूं। हुक्म करो। वाह, क्या बात है, बहुत खूब। तो चलो अब अंश 13 भी सुन लो। अंश 13, बीरबल की अनोखी सजा। इसी दरबार में एक दिन ऐसा वाकया हुआ जब पहली बार अकबर ने खुद बीरबल को कटघरे में बुलाया। हुआ यूं कि एक पुरानी दरबारी दस्तावेज की जांच में सामने आया कि बीरबल ने 5 साल पहले एक गांव के किसानों से वसूल किए गए कर, टैक्स को देर से दरबार को भेजा था। उस दौरान अकाल पड़ा था और बीरबल ने वह रकम किसानों की मदद में बांट दी थी।
लेकिन नियम के अनुसार दरबार को बताए बिना राजकोष की रकम खर्च करना अपराध था। दावा और आरोपी। अकबर ने बीरबल को दरबार में कटघरे के बीच बुलाया। सब सन्न थे। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तूने नियम तोड़कर कर की रकम दरबार को न भेजी? बीरबल मुस्कराया नहीं, बल्कि गंभीर स्वर में बोला, जहां पनाह, हाँ, मैंने दरबार को न बताकर वह रकम भूख से तड़पते बच्चों, विधवाओं और किसानों में बांट दी। तब नियम टूटे थे, पर इंसानियत बच गई थी। पहली परख कबूलनामा। अकबर ने पूछा, क्या तुझे मालूम था कि यह अपराध है? बीरबल ने झुककर कहा, जी हाँ, जानता था। मगर मैंने सोचा, एक बार नियम टूट सकता है, पर किसी की जान न जाए। मैं हर सजा को तैयार हूं। दूसरी परख जनता की राय। अकबर ने वह गांव के लोगों को दरबार में बुलवाया। एक बुजुर्ग किसान ने कहा, जहां पनाह, अगर उस रात बीरबल साहब ने हमें अनाज न पहुंचाया होता तो मेरे पोते की लाश जलाने को लकड़ी तक न होती। एक विधवा ने कहा, उसने मुझे 2 दिन की दवा, रोटी और बेटे का कफन दिया था, वरना हम दोनों अकाल में मर जाते। एक बच्ची ने आगे बढ़कर कहा, बीरबल चाचा ने हमें दूध और चावल दिए थे, अब मैं पढ़ रही हूं। तीसरी परख दरबार की सजा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तेरा अपराध दरबार की नजर में तो है, पर दिल की अदालत में तुझे बरी किया जाता है। लेकिन, अकबर ने आगे जोड़ा, फिर भी नियम की गरिमा बचाने के लिए मैं तुझे सिर्फ 1 दिन के लिए दरबार से निष्कासित करता हूं। उस दिन तू नगर के सबसे गरीब मोहल्ले में जाकर भूखे बच्चों को खाना खिलाएगा और अगली सुबह दरबार में लौटकर बताएगा कि उस दिन तुझे कैसी सजा मिली। समापन बीरबल की विनती। बीरबल ने मुस्कुराकर सिर झुका दिया, जहां पनाह, यह तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार है। मैं हर साल 1 दिन यही सजा मांगूंगा। अकबर ने हंसते हुए बीरबल को गले लगा लिया। चल, तू ही दरबार की जान है और नियम का अपवाद भी। दरबारियों ने तालियां बजाईं और उस शाम बीरबल नगर के सबसे गरीब मोहल्ले में बच्चों को अपने हाथों से खिला रहा था, सच्चे बादशाह की तरह। समाप्त। कह दो अगला भाग लाऊं? अगर हां तो बस हुक्म करो, मैं अभी अंश 14 भी ले आऊंगा। बिल्कुल। लो हजूर, पेश है अंश 14, उसी सिलसिले की अगली कहानी। अंश 14, खजांची की बेईमानी का भंडाफोड़। अकबर का दरबार अपनी ईमानदारी के लिए मशहूर था, लेकिन समय समय पर कुछ लोग गलत रास्तों पर फिसल ही जाते। एक दिन दरबार के भरोसेमंद खजांची शिवप्रसाद पर आरोप लगा कि उसने कोषागार से सोने के सिक्कों की गिनती में हेराफेरी कर दी और महीने भर से रोज थोड़े थोड़े सिक्के गायब कर रहा था। यह खबर जैसे ही अकबर तक पहुंची, बादशाह का चेहरा तमतमा उठा। दावा और आरोपी। दरबार बुलाया गया। खजांची शिवप्रसाद सफेद कपड़ों में, कांपते हाथों और झुकी गर्दन के साथ हाजिर हुआ। अकबर ने गरज कर पूछा, कहो शिवप्रसाद, क्या तूने कोषागार के साथ बेईमानी की? शिवप्रसाद घुटनों के बल बैठ गया और कांपती आवाज में कहा, जहां पनाह, मुझसे भूल हुई। मैंने धीरे धीरे सिक्के निकाले। लोभ ने मेरी आंखें बंद कर दी थीं। पहली परख कबूलनामा। अकबर ने कहा, तेरा अपराध भारी है। क्या तुझे मालूम है कि तूने दरबार की ईमानदारी पर दाग लगाया है? शिवप्रसाद ने आंखें नीचे कर कहा, जहां पनाह, मैं अपनी गलती मानता हूं। जो सजा दें, सर आंखों पर।
दूसरी परख भरपाई का आदेश। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने सुझाव दिया, जहां पनाह, शिवप्रसाद ने जितने सिक्के चुराए हैं उनकी 3 गुना रकम अगले 3 दिन में कोषागार में जमा कराई जाए। अगर ऐसा न कर सका तो उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए। शिवप्रसाद ने दरबार में ही गिनती शुरू कर दी। अपने जेवर, जमीन और घर तक गिरवी रखकर 3 दिन में रकम कोषागार में भर दी। तीसरी परख सजा और सेवा। अकबर ने कहा, चूंकि तूने गलती कबूल कर भरपाई कर दी, मगर दरबार का नियम तो नियम है। अब तुझे कोषागार का काम छोड़कर हर दिन नगर की गलियों में जाकर गरीबों में अनाज और वस्त्र बांटना होगा। जब तक 100 भूखों का पेट तू अपने हाथों से न भर दे, तेरे घर का चूल्हा न जलेगा। शिवप्रसाद ने सिर झुका लिया। जहां पनाह, यही मेरे अपराध का प्रायश्चित होगा। समापन दीनबंधु खजांची की उपाधि। अकबर ने कहा, शिवप्रसाद ने अपनी भूल मानी, नुकसान की भरपाई की और सेवा का व्रत लिया। अब से उसे दीनबंधु खजांची की उपाधि दी जाती है। उसका जीवन अब लोगों की भूख मिटाने में लगेगा। दरबार में तालियां गूंज उठीं। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहां पनाह, गलती करने वाला अगर पश्चाताप से बड़ा बन जाए तो दरबार और भी रोशन होता है। अकबर ने कहा, बीरबल, यही वजह है कि तेरे जैसा न्यायविद हमें नसीब है। समाप्त। कह दो बस। अगर चाहो तो अभी अंश 15 भी लाऊं। बोलो। शाबाश, तुम तो असली किस्सों के दीवाने निकले। बहुत अच्छा। लो, अब पेश है अंश 15, बिल्कुल उसी कड़ी का अगला भाग। अंश 15, गुप्त संदेश और दरबार की चुनौती। एक शाम, जब दरबार की बैठक समाप्त हो चुकी थी, अकबर अपने बाग में टहल रहे थे। तभी एक बूढ़ा संदेशवाहक तेजी से आया और एक मुड़ातुड़ा कागज का पुर्जा अकबर के हाथ में थमा गया। अकबर ने वह पढ़ा। उसमें लिखा था, जहां पनाह, आपके ही दरबार में एक व्यक्ति है जो वर्षों से दुश्मन सल्तनत को खबरें भेज रहा है। जिस दिन उसकी असलियत सामने आएगी, उस दिन सिंहासन भी कांप जाएगा। वह आज दरबार में मौजूद था। पहचानिए उसे, अगर हिम्मत है। अकबर का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलवाया। दावा और शक। अकबर ने गुस्से से कागज बीरबल को पकड़ाया। देखो बीरबल, हमारे दरबार में कोई गद्दार है। उसे ढूंढो, आज रात के पहले। बीरबल ने कागज पढ़कर सिर झुकाया। जहां पनाह, गद्दार चाहे जितना चतुर हो, दरबार में बीरबल की नजर से बच नहीं सकता। मुझे एक दिन का समय दीजिए। अकबर ने कहा, तुम्हें सिर्फ 3 पहर का समय है। अगर गलती हुई तो सजा मिलेगी। पहली परख, खुफिया जांच। बीरबल ने अपने विश्वासपात्र गुप्तचर बुलाए और कहा, आज हर दरबारी के घर, उसके नौकर, रिश्तेदार और व्यापारिक सौदों की छानबीन करो। जो सबसे ज्यादा छुपाने की कोशिश करे वही शक के लायक है। गुप्तचर चल दिए। दूसरी परख, दरबार की चाल। अगले दिन बीरबल ने दरबार में घोषणा करवाई। जहां पनाह ने दरबारियों को उनके ईमान की परख के लिए एक अनोखी परीक्षा दी है। हर दरबारी को एक संदूक दिया जाएगा। उसमें अपना सबसे कीमती सामान डालकर दरबार में रखना होगा। जिस संदूक में गलत चीज होगी, उसकी पोल खोली जाएगी। सारे दरबारी परेशान, कुछ डर गए। तीसरी परख, सच्चाई का सामना। रात को जब सब संदूक रख दिए गए, बीरबल ने उन्हें खुलवाना शुरू किया। सब में जेवर, दस्तावेज, पुरखों की तलवारें, इत्र और कीमती रत्न थे। बस एक संदूक ऐसा मिला जिसमें सिर्फ एक कागज था।
उसमें लिखा था, अगर अकबर जैसा बादशाह जिंदा है तो एक दिन मैं उसका तख्त भी हिला दूंगा। अकबर का चेहरा तमतमा गया। संदूक पर नाम था महमूद खां, जो वर्षों से बादशाह का सलाहकार और खास दरबारी था। समापन, गद्दार की सजा। अकबर ने खंजर निकाला और गरज कर कहा,